हाय एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ फॉल ऑफ अशोका। तो अशोका का एम्पायर जो था वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म होता गया, उसके हम रीजंस पढ़ेंगे कि क्या वजह थी। जैसे अपनी पुरानी वीडियोस पे हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से अशोका जो है वो कलिंगा बैटल के बाद बदल गए और उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म को धारण कर लिया और वो एक शांतिपूर्वक राजा बन गए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्या वजह रही अशोका के किंगडम के पतन होने की। तो अगर मैं स्टार्ट करूं रीजंस की, तो कुछ 5 जो है हमारे पास ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है अशोका का जो एम्पायर है वो ख़त्म हो गया। पहला तो है वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड द सेकेंड रीज़न इज़ वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंसेस, फॉरेन इन्वेजन एंड इंटरनल रिवॉल्ट। इसके अलावा 2 और रीजंस हैं जो हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक रीजन से उसको मैं इलेबोरेट करूंगी। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न है वो है वीक सक्सेसर ऑफ अशोका। मतलब जो अशोका ने जब तक गद्दी संभाली तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अशोका के बाद अशोका के जो पुत्र थे या उनके ग्रैंडसन्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो गया, या हम कह सकते हैं अशोका का जो एम्पायर था वो गिरता गया। तो अगर मैं बात करूं मौर्यन डायनेस्टी की, तो जो पहले 3 जो रूलर्स थे जिसमें हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका आते हैं, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे और इन्होंने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई भी कैपेबिलिटी या क्वालिटीज़ जो हैं वो हेरिडिटरी हो। ठीक है, वो वंशानुगत तो नहीं हो सकती, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। तो वही हुआ, जो अशोका के बेटे थे और उनके जो ग्रैंडसन्स भी थे वो अपने आप को मौर्य एम्पायर के लायक जो है प्रूफ नहीं कर सके कि वो उस एम्पायर को संभालने के लिए खुद को प्रूफ नहीं कर सके, अपना वर्थ जो था वो प्रूफ नहीं कर सके, मतलब वो वर्ती थे ही नहीं उस एम्पायर के। अगर मैं बात करूं लेटर मॉरियंस की, तो अलग अलग फैक्ट्स हैं जो अलग अलग जगह से हमें पता चलता है। तो लेटर मॉरियन जो है उसका एक पौराणिक कथा के हिसाब से, एक पौराणिक स्टोरी के हिसाब से और कुछ अदर जो हमारे हमारे लिटरली सोर्सेज हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो सक्सेशन हुआ, जो आगे और जो उनके आगे सक्सेसर्स आए थे उनके बीच में कुछ अच्छा अग्रीमेंट नहीं था। मतलब विद इन दी जो हमारे पास विद इन दी स्टेट्स जो है वो रिवॉल्ट होना शुरू हो गया था। जो पूरे एम्पायर को, पूरे इंडिया को जो जोड़ के रखा था अशोका ने या उसके पिता ने या उसके दादाजी ने, वो आगे जो सक्सेसर्स आए उसको उसी तरीके से जोड़ के नहीं रख सके। अब अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें अशोका के बारे में और उसके इस एम्पायर के बारे में पता चलता है, जिसमें से हमारे पास हिंदू सोर्सेज हैं, जैन सोर्सेज हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं। लेकिन क्या है, अलग अलग सोर्सेज जो हैं, अब जो आगे रूलर्स आए उनके बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं सब में, और थोड़ी सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सच है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वायु पुराण की। अगर मैं वायु पुराण की बात करूँ तो वायु पुराण के हिसाब से ये मानना है, कुणाल जो थे उन्होंने 8 साल के लिए राज किया था। कुणाल कुणाल कौन थे? कुणाल जो है वो अशोका के बेटे थे। तो ये मानना है कि कुणाल ने 8 साल के लिए शासन किया था अशोका के डेथ के बाद। नाम याद रखना, ये अशोका के बेटे थे और वायु पुराण के हिसाब से इन्होंने 8 साल तक शासन चलाया था। अब जो कुणाल थे वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। तो यहीं से पता चलता है कि वो पहले ही उनमें जो है इतनी कैपेबिलिटी नहीं थे, वो इनकैपेबल थे कोई भी साम्राज्य को चलाने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ था, अगर राजा ही इनकैपेबल होगा, राजा ही चीज़ों को नहीं देख सकेगा, संभाल सकेगा, तो प्रजा तो बिल्कुल ही मतलब खराब हो जाएगा, साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो हिल जाएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैन और बुद्धिस्ट सोर्सेज की अगर बात करें, उनके हिसाब से संप्राति जो कि कुणाल के बेटे थे, उन्होंने अशोका के बाद अशोका का जो गद्दी है उनको संभाला था।
ठीक है, नाम याद रखना है हमें, संप्राति ने। और संप्राति कौन थे? अशोका के ग्रैंडसन थे, कुणाल के भी पुत्र थे। तो अशोका की मृत्यु के एकदम बाद से जैन एंड बुद्धिस्ट जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से अशोका का जो शासन था वो किसने संभाला? संप्राति ने। ठीक है, फिर अशोका का एक और बेटा था जालूका, कहते हैं उन्होंने कश्मीर में जो है अलग से ही राज किया था। उन्होंने कश्मीर पे इंडिपेंडेंटली राज किया था। तो जैसे कि पहले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एक ही राजा था, वही सब जगह जो है जैसे रूल्स होंगे उस हिसाब से ही चलता था। लेकिन जो अशोका के दूसरे बेटे थे उन्होंने कश्मीर पे रूल किया, लेकिन बाद में जो है अगर हम बुक्स में देखें या कहीं से पढ़ते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि वो भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए और काफ़ी कमज़ोर शासक बन के उन्होंने वहाँ पे राज किया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है वास्टनेस ऑफ द एम्पायर। अब ये तो हम सबको पता ही है कि मौर्य एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अब अगर साम्राज्य बड़ा है तो वो जो साम्राज्य है वो क्या बनना चाहिए? ताकत बनना चाहिए या वीकनेस बनना चाहिए? वैसे तो वो स्ट्रेंथ बनना चाहिए, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा तो वो जो बड़ा सा शासन है जिसको बहुत दूर तक जिस साम्राज्य को एक्सटेंड किया है वो बहुत ही वीकनेस बन जाएगा किसी भी एम्पायर की। तो क्या हुआ, अगर हम बात करें मौर्य एम्पायर की, तो अशोका के टाइम तक इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट्स है वहाँ तक जो बहुत सारी टेरिटरीज हैं जो कि नेचुरल फ्रंटियर से भी दूर दूर तक हैं इंडिया के बाहर, वहाँ तक अशोका का साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वास्टनेस थी वो स्ट्रेंथ बनने की बजाय क्या बन गई? कमज़ोरी बन गई। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि इतनी दूर दूर तक सब कुछ फैला हुआ था तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था कि सेंटर में क्या चल रहा है और किस हिसाब से शासन जो है वो किया जाए। अब हमें वैसे ये चीज़ तो पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या अशोका के टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्यों स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि राजा स्ट्रॉन्ग था। अब अगर राजा ही वीक हो जाएगा तो सेंट्रल एडमिन वीक हो जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाएगा तो दूर दूर तक जो और राज्य हैं वहाँ तक कैसे कम्युनिकेशन होगा और उनको कैसे वो इंटीग्रेट करके रख पाएंगे? तो अशोका और चंद्रगुप्त में यही क्वालिटी थी कि वो स्ट्रॉन्ग राजा थे। उन्होंने हर एक जितने भी जहाँ जहाँ तक साम्राज्य फैला था हर एक स्टेट को जो है वो इंटीग्रेट करके रखा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप आया, दूर दूर तक जो है वो नहीं पता चला कि वो आपस में ही स्टेट्स जो हैं सेंटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनका साम्राज्य डिसइंटीग्रेटेड हो गया। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अशोक का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य जो है उसका पतन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंसेस। तो क्या हुआ बाद में, जो प्रांतें थी अलग अलग, बहुत सारी प्रांतें थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला जो मौर्यंस थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो दूर दूर दराज की प्रांतें भी थी वहाँ तक भी जो सेंट्रल सिस्टम था उसी का राज चलता था। ठीक है, तो अशोका ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो सेंट्रल एडमिन कहेगा वो ही रूल जो है सब जगह एप्लीकेबल होंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हर एक जगह। तो अब अगर देखें कहीं पे भी अगर आप किसी एक प्रांत के राजा हैं तो आपको भी वहाँ सफिशिएंट पावर तो आपको चाहिए होती है, आपकी एक अथॉरिटी भी होती है वहाँ पे। लेकिन अगर सेंटर के साथ वो नहीं है अथॉरिटी तो वहाँ का जो राजा है या जो उस किंगडम का गवर्नर है जो वहाँ को देख रहा है तो ऑफकोर्स उसकी पावर तो बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, जब कम्युनिकेशन गैप हुआ तो उन्हें लगा, उन्होंने अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उनको लगा कि अब सेंटर से तो कोई ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है नहीं, तो ये जितनी भी प्रांतें थी बहुत सारी ये अलग हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो जिस भारत को जोड़ा था अशोका ने अब वो जो है धीरे धीरे फिर से बिखरना शुरू हो गया। अब एक सेंटर का राज नहीं रहा, एक ही राजा नहीं था, अब अलग अलग जगह के अलग अलग राजा हो गए। तो इसके बारे में अब जैसे ही अशोका की डेथ हुई वैसे तो उसके एकदम बाद ही अलग अलग जो मौर्य की जितनी भी प्रांतें थी वो धीरे धीरे जो है सेंटर से अलग होती रही। तो अगर मैं आपको कश्मीर क्रॉनिकल की बात करूं जो अशोका के बेटे के उस पे लिखी गई है, जलूका पे, कल्हाना जो है ऑथर है उन्होंने लिखी है ये बुक। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अशोका के दूसरे बेटे थे जलूका, उन्होंने कश्मीर में अकेले ही राज किया अपने पिता की डेथ के बाद। ठीक है,
उन्होंने क्या किया उसके बाद, कुछ और एरियाज़ को भी जीता, जैसे कि उन्होंने कन्नौज पे युद्ध किया और उसको भी अपने किंगडम के अंडर ले लिया। तो इस तरीके से उसके बाद जैसे अशोका ने कलिंगा वॉर करके कलिंग पे विजय पाई थी, तो बाद में कलिंगा भी इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे तिबेतियन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि बाद में जो है गांधार, वहाँ भी इंडिपेंडेंट जो है वो प्रांत बन गई थी, इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई थी। वीर सेना ने वहाँ पे रूल किया था। और क्या कहते जो उसके बाद मगध की अगर बात करें तो मगध में भी इंडिपेंडेंट रूलर आ गए थे, विदर्भा। तो इस तरीके से अगर देखें, अब एक पूरा का पूरा देश जुड़ा है, लेकिन अगर उसकी स्टेट्स जो हैं वो उससे अलग होती रहेंगी तो ऑब्वियसली वो पूरे के पूरे एम्पायर का जो है वो पतन होगा ही, वो फॉल आना ही था सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेजन। तो अब देखो, अब सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम पहले की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की बात, तो अलेक्जेंडर जो थे वो पहले ही भारत आ चुके थे और नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने इंडिया को जीत के वहाँ पे ग्रीक्स रहने लग गए थे। तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा कि वो जो जगहें थी बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को वहाँ से निकाला और वहाँ पे खुद राजा बन गए थे, राइट। तो अब जब ग्रीक्स जो थे वो इंडिया से बाहर गए तो उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के फ्रंटियर्स के बाहर की जो जगहें थी वहाँ पे अपनी अथॉरिटी बना ली। अब बिंदुसार और अशोका के टाइम पे तो राजा बहुत स्ट्रांग थे, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अटैक करें या कोई बैटल हो जिसकी वजह से वो वापस इंडिया आ सके। लेकिन अशोका की मृत्यु के बाद क्या हुआ, एम्पायर डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो गई, जिसकी वजह से ग्रीक्स को एक और मौका मिल गया कि वो इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करें और फिर से भारत में धीरे धीरे अपना शासन शुरू करें। तो ग्रीक इन्वेजन या फॉरेन इन्वेजन भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से अशोका का जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ। उसके बाद इंटरनल रिवॉल्ट। तो अब देखो ना, आपस में ही राजाओं के बच्चों की नहीं बन रही है। जैसे भी मैंने आपको बोला कि सब अपना इंडिपेंडेंट राजा बने हैं अलग अलग स्टेट्स पे, और क्या कर रहे हैं वो, हाँ, आक्रमण कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स पे ताकि उनको वहाँ का भी किंगडम मिल जाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम था वो तो ब्रेक हो गया, तो सब जो थे वो बिखर गए। तो अगर हम देखें तो इंटरनली ही विद्रोह हो गया आपस में सबके बीच में, और जब घर में ही विद्रोह शुरू हो जाता है तो फॉल तो आना ही था। इसके अलावा कुछ ब्राह्मणिकल रिएक्शंस की भी बात की गई है इसमें। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अशोका जो थे उन्होंने जब बौद्ध धर्म को धारण किया तो उन्होंने धर्म महामंत्र जो थे उनको रखा। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ब्राह्मण्स को बहुत मानते थे अशोका, तो ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं आप उनको प्रिविलेज मिला हुआ था कि किसी भी तरीके की सज़ा से मुक्त हैं या इस तरीके के प्रिविलेज उनको मिले हुए थे। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान ले लिया तो अशोका ने कुछ बौद्धिस्ट को जो है वहाँ पे धर्म महामंत्रास रख दिया और ब्राह्मण्स की जगह, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के अधिकार जो हैं वो थोड़े हिट हुए। अब उन्होंने एज पर अशोका उन्होंने बोला कि अब जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो कोई भी लॉ हो, मतलब कास्ट और क्रीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ, ब्राह्मण्स जो पहले प्रिविलेज एंजॉय करते थे वो कम हो गया, तो ब्राह्मण्स भी जो थे उनके अगेंस्ट हो गए। और इसके अलावा पैसिफिक पॉलिसी, तो अशोका ने युद्ध करना तो बंद कर दिया। अब उनकी पॉलिसी क्या थी कि अब युद्ध के ड्रम नहीं बजेंगे, अब हम धम्मा घोषा करेंगे, मतलब धर्म से ही राज्य को जीतेंगे, और उन्होंने अपने सक्सेसर्स को भी यही करने को कहा। तो अब जब बहुत टाइम तक जो पहले जो मार्शल थे, मतलब जो लड़ने वाले लोग थे, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने युद्ध नहीं किए, तो उनके अंदर का जो एग्रेशन था वो भी कम होता गया और धीरे धीरे वो भी शांत स्वभाव के हो गए, जिसकी वजह से उनके जो गुण थे, जो उनके युद्ध करने के गुण थे, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी कम होते गए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अशोका के एम्पायर जो है वो उसका फॉल हुआ, उसका पतन हुआ। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अपने आने वाले लेक्चर में जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक दो वीडियोस में कंप्लीट नहीं होगा, आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस लेसन को अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।